देखेंगे कि परचेज़िंग मेथड हमारे डिफ़रेंट डिफ़रेंट ऑर्गनाइज़ेशन के अकॉर्डिंग फ़ॉलो किए जाते हैं। सो कोई-कोई एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी बड़े होते हैं, फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए होता है। और कुछ होते हैं स्मॉल सर्विस ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? फूड सर्विस ऑपरेशंस, जैसे हमारा कैफेटेरिया है या कोई भी छोटा-सा रेस्टोरेंट है, तो उनके नीड के अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग जो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बाइंग या हम बोल सकते हैं परचेज़िंग मेथड या बाइंग टाइप्स ऑफ बाइंग, तो वो अलग-अलग उनके अकॉर्डिंग फ़ॉलो की जाती है, ठीक है? तो हमारा है यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी, ओपन मार्केट बाइंग, फॉर्मल बाइंग, नेगोशिएटेड बाइंग, होलसेल बाइंग, ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज़िंग, स्टॉकलेस ऑर्डर परचेज़िंग एंड कॉन्ट्रैक्ट परचेज़िंग। So these methods of buying depends on institutional policies, on the size of organization, the amount of money available, कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, कितना बड़ा मतलब साइज़ क्या है ऑर्गेनाइज़ेशन का, क्या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ हैं, लोकेशन जो है वेंडर्स की कि जो सेलर्स हैं उनकी लोकेशन देखी जाती है और फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी हमको कितने-कितने टाइम में चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है सारे परचेज़िंग और बाइंग टाइप्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट डिलीवरी की। दिस इज़ अ मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर हु मे बी रेफर्ड टू एज अ नेशनल सप्लायर। जैसा कि हमने देखा है फॉर एग्जांपल कोक है हमारा, ठीक है? तो कोक क्या होता है, जो कोक का जो मेन नेशनल सप्लायर होगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो भी नेशनल सप्लायर है, सपोज़ मुंबई में वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहीं से सीधा जहाँ-जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देहरादून में है और लखनऊ में है या जयपुर में है, जहाँ-जहाँ पे भी जो भी वो होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट वो डिलीवर कर देते हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है, वैसे तो मार्केट में प्रोसेस होता है कि पहले मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से होलसेलर्स होते हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ शॉप्स पे जाता है, फिर उसके बाद कुछ स्मॉल शॉप्स पे जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केटिंग होती है, ठीक है? वेंडिंग इस तरीके से होती है और उसके बाद रिसीवर जो है वो मतलब कस्टमर के पास तब जाके पहुँचता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। बट जो चीज़ें एक मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से ही ले लेते हैं, ठीक है? हम होलसेलर से नहीं लेंगे, सीधा मैन्युफैक्चरर से ही उस प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे। उसमें लेकिन ये है कि हमको रिक्वायरमेंट या तो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी में तो नहीं ले सकते उन लोगों से, नहीं परचेज़ कर सकते। बट अगर हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट परचेज़ किया जा सकता है। सो सिंपल है डायरेक्ट डिलीवरी, ओके? नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल या हम बोल सकते हैं ओपन मार्केट बाइंग। Informal purchasing is a commonly used method of buying, especially in smaller food service operations. जितने भी मोस्टली जितने भी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हैं, कैफेटेरिया है, ढाबा है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या कुछ ज़्यादा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते, वो लोग क्या करते हैं ओपन मार्केट से, जो भी हमारा लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सब्जी मंडी, तो वो चीज़ वो फ़ॉलो करते हैं, इनफॉर्मल बाइंग को फ़ॉलो करते हैं, इस मेथड को वो लोग फ़ॉलो करेंगे। ये मेजॉरिटी ऑफ फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन इनको फ़ॉलो करेंगे, कैसे कि जो जैसे वो सिंपली मार्केट में जाके एक वेंडर से बात करेंगे, जो भी सप्लायर है या वेंडर से बात करेंगे कि हमें इतने-इतने अमाउंट में अच्छी क्वालिटी या इतने अमाउंट में हमको वो आइटम चाहिए, हम उनको लिस्ट आउट करके बता देंगे और वो फिर हमको सप्लाई कर देंगे, ठीक है? या तो हम खुद ही वहाँ से मतलब खुद ही हैंडओवर कर देंगे वो लोग या फिर हम खुद वहाँ से लेके जाएँगे, ठीक है? तो सिंपल है, ये ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारी कंसिडरेशन है, प्राइस हमको चाहिए, नेगोशिएशन करते हैं हम, ऊपर-नीचे प्राइस करते हैं, तो बस वो सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करके और सिंपली वहाँ से मतलब रिसीव कर सकते हैं ऑर्डर को, ठीक है? सिंपल सा है कि हम या तो मार्केट में खुद जाके विज़िट करेंगे या हम ऑलरेडी हम उनसे मिल चुके हैं तो टेलीफ़ोन पे बात करके हमको जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर परचेज़िंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं लाइक हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एटलीस्ट ये सिर्फ़ पूरे 1 वीक के लिए, मतलब आपको अगले 1 वीक तक ही इसको यूज़ करना है, तो ही आप उसको जे जाके लेके आओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 6 महीने पहले ही सारा ये पेरिशेबल आइटम आपने अब मँगवा लिया बल्क में और आप उसको पूरे 6 महीने यूज़ करो, ये पॉसिबल नहीं है। पेरिशेबल आइटम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 2, 3, 4 डेज़ के लिए यूज़ करने के लिए आप उसको एडवांस में लाके
ले सकते हो मतलब। तो ऐसे छोटे-छोटे आपको हर 2-4 दिन में जाके वेजिटेबल खरीदना है, हर 1 वीक के लिए कोई भी सब्ज़ी, फ्रूट खरीदना है, तो आप एडवांस में इतना बल्क ऑर्डर नहीं कर सकते हो। स्मॉल लेवल पे आप जाके आप वेंडर से बात करके उसको जाके रिसीव करोगे। तो ऐसे केसेज़ में इन्फॉर्मल या ओपन मार्केट फ़ॉलो किया जाता है। और अगर बल्क में भी चाहिए तब भी हम सिंपल इन्फॉर्मल मेथड को फ़ॉलो कर सकते हैं कि जब जो-जो हमको रिक्वायरमेंट हुई तब हम वो चीज़ें जाके खुद जाके लेकर आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ उसका ऐसा नहीं है कि हम कोटेशंस का बहुत ज़्यादा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो कर रहे हैं या उनको कोटेशंस दे रहे हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, सिंपल उनसे नेगोशिएशन करके, बात करके, या जो भी अगर हमको कुछ बहुत ज़्यादा बल्क में भी अगर चाहिए, तो हम उनसे खुद से जाके बात करके कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत सिंपल है इन्फॉर्मल ओपन मार्केट बाइंग। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल परचेजिंग और कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग। फॉर्मल परचेजिंग को हम कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग का भी नाम देते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग इसलिए बोलेंगे हम इसको क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वेंडर्स हैं, मतलब वेंडर्स को कोटेशंस, ऐसा क्या होता है जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के लिए कैंटीन ओपन हो रहा है, या कोई भी हॉस्टल के मेस के लिए अगर हमको रिक्वायरमेंट है, मतलब टेंडर निकालते हैं ना, ऐसे नोटिस निकालते हैं न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? ताकि जो भी वेंडर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी सेलर्स हैं, जो भी जिनको भी सेल करना है अपना ये सब चीज़ें, तो वो जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो उनमें से वो बेस्ट वेंडर्स में से एक अपना चूज़ कर लेंगे। तो वही ये कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे। तो जो भी हम वो जो कोटेशंस वगैरह हैं, तो वो सिंपल एक नोटिस विक के वे में उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, एंड उसके बाद जो भी वेंडर इंटरेस्टेड होते हैं वो उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि बिड्स जो हैं, बिड्स आर ओपन ऑन अ डेजिग्नेटेड डेट एंड द कॉन्ट्रैक्ट जनरली इज़ अवॉर्डेड टू द वेंडर विद द बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी। जो भी बेस्ट प्राइसेज़ उनको ऑफ़र करेगा, ठीक है? उन सब में से जो बेस्ट प्राइस उनको ऑफ़र करेगा विद द क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट उसको दी जाती है। मतलब उसका टेंडर उसको मिल गया, जो भी एक पर्टिकुलर उनको समझ में आ गया, वो मतलब उसको बुलाते हैं। पहले सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट देंगे वो लोग। एडवर्टाइज़मेंट का डेट होता है कि हाँ, लास्ट डेट सपोज़ 15th ऑफ मार्च है, तो 20 दिन का टाइम है। तब तक जो भी उनको तो कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, उनको बुलाएँगे। मे बी यूनिवर्सिटी में कोई जगह होगी, वहाँ पे वो उनको बुला लेंगे, और हो सकता है उन लोगों से टेलीफोनिक वे में भी बात हो, और जो बेस्ट उनको, हो सकता है 15 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया हो, तो 15 में से बेस्ट 5 को उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, और बुलाने के बाद उनमें से भी एक फाइनल प्राइस करके उनको मतलब अलाउ कर दिया। ठीक है? एक एक पर्टिकुलर वेंडर से उन्होंने बात कर ली, एंड उसके बाद क्या होगा, फिर वही लोग उनको पूरे साल के लिए, जितने टाइम का टेंडर है, सपोज़ 2 साल का है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, टेम्परेरी होता है, तो उससे क्या होगा, जितने टाइम के लिए उनको अलाउ किया है, उतने टाइम तक जो भी वेजिटेबल या जो भी ऐसा सामान आएगा, ठीक है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल फूड, तो वो लोग उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है? तो ये होता है कि बिड जो है वो निकलती है, एडवर्टाइज़मेंट बिड जो ओपन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, या बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, फूड एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो लोग क्या करते हैं ऑफ़िशियली, ठीक है, ऑफ़िशियली फॉर्मल वे में बिड्स को एडवर्टाइज़मेंट के साथ ओपन होता है, एंड देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उनको कॉन्टैक्ट करके और उनसे बातचीत करके फिर ये फाइनलाइज़ होता है। तो ये बहुत फॉर्मल मेथड है, इसलिए फॉर्मल परचेज़िंग हम इसको बोलते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग इसलिए है क्योंकि वेंडर्स को चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है उनके जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है? सो इन फॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग, written specifications and estimated quantities needed are submitted to vendors with an invitation for them to quote prices within a stated time for the items listed। जो भी items लिस्ट आउट हुए हैं, तो उनके साथ स्टेटेड टाइम के साथ, जो टाइम उन्होंने दिया है कि इस टाइम तक उनको कॉन्टैक्ट करें या इस ड्यूरेशन में उनको चाहिए, तो वो प्राइस भी उसको कोटेशंस वगैरह देके सब कुछ सेट करके फिर वो उनके इनवाइट करते हैं, मतलब ठीक है, फिर वो सारी चीज़ों के जो भी अवेलेबल होता है उन लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट करके फाइनलाइज करते हैं। द रिक्वेस्ट फॉर बिड्स मे बी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर फॉर्मली। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है, एंड जो भी डेफिनेट स्पेसिफिकेशंस है ईच आइटम ऑफ फूड की, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके, कंसिडर करके, एक्सेप्टेंस होता है, जो भी उनकी कंडीशंस हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद उसको जो भी कैसे वो डिलीवर करेंगे, क्या मेथड होगा, ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन है या 6 मंथ में पे करना है या लास्ट में पे करना है या मंथली पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जब वो विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे
जो भी बिड का पार्ट है, डिस्काउंट के साथ जो भी उनके नेगोशिएशंस हैं, ठीक है, कितने प्राइस में फाइनल किया, उसके बाद वो बिड क्लोज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड कर लिया है उनको किससे लेना है। उसके बाद वो उस टाइम ड्यूरेशन तक वही लोग उसको सप्लाई करेंगे, जो भी वेंडर होगा जो उन्होंने फाइनल किया वही वेंडर उनको सप्लाई करेगा चीज़ें। फॉर्मल बाइंग के भी, फॉर्मल परचेजिंग के भी दो टाइप हैं। एक है हमारा फर्म फिक्स्ड प्राइस, एफएफपी। In this, the prices are not subjected to change or adjusted during the period of contract. जो भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है, ठीक है, या 1 साल का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस ड्यूरेशन में ऑलरेडी जो फाइनलाइज़ हो चुका है प्राइसेज़, वो चेंज नहीं होंगे। क्योंकि जैसे फर्म फिक्स प्राइस का नाम है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पूरे साल के लिए फाइनल हुआ, लाइक समर में जो भी वेजिटेशन होगा, जो भी सारा सीज़नल वेजिटेशन है और जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब फाइनल उन्होंने प्राइस पहले से डिसाइड कर लिया कि इतना में फाइनल हुआ है, तो वो बाद में जाके चेंज नहीं होगा, ठीक है? जैसे हमने समर में ही विंटर में जो आने वाली हैं सब्जियाँ उनके लिए डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होता है जो पहले से डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट हमारा है नेगोशिएटेड बाइंग। ये दोनों टाइप हमारे फॉर्मल टाइप के बाइंग हैं, फॉर्मल परचेजिंग के। सो नेगोशिएटेड का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे ये मेनली सीजनल सब्जियों के लिए होता है, मतलब सीजनल जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फार्मर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे, और वहीं से वो सारी चीज़ें रिसीव होती हैं। तो बेसिकली बहुत लार्ज इंस्टीट्यूट के लिए होता है, बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए होता है, तो प्राइस का नेगोशिएशन यहाँ पे हो जाता है। In this, here the buyers contact vendors directly, negotiate prices, and request bids that are then submitted in writing as soon as possible. This is mainly used for purchasing seasonal fruits and vegetables. Negotiated buying may be adopted when purchasing food items directly from the farmers or manufacturer. This is mainly followed in large institutions because it involves large quantities of food to be bought. ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे भाव तोल हो जाता है, ठीक है, प्राइजेस का वो नेगोशिएशन होता है। अब नेगोशिएशन के भी यहाँ पे दो टाइप हैं, ठीक है, एक हमारा है अ फर्म एट ओपनिंग प्राइस, FAOP, ठीक है, अ फर्म एट ओपनिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दिस द बायर एग्रीज टू टेक द सप्लाईज एट अ फिक्स्ड प्राइस एस्टैब्लिश्ड इन द फ्यूचर। जो भी आगे जाके फ्यूचर में जो भी होगा ना, सब मतलब प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, तो वो ऑलरेडी उनके प्री सीजन प्राइस में डिसाइड हो जाता है। जैसे विंटर में सपोज कोई भी जैसे हमारा स्पिनच है, तो स्पिनच विंटर्स में काफ़ी आता है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही उन्होंने प्री सीज़न में, मतलब सीज़न स्टार्ट ही नहीं हुआ है उसका, उससे पहले ही उन्होंने डील कर ली कि मुझे इतना चाहिए, और ऑलरेडी मैंने इसके लिए उनसे प्राइस फाइनल करके डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक वो आ नहीं जाता है, सीज़नल जो वेजिटेशन है वो आ नहीं जाती है, तब तक क्या होगा, ये साइन नहीं करते हैं, ठीक है। सो यही है कि पहले से ही उन्होंने फर्म एट ओपनिंग प्राइस, मतलब वो वेजिटेबल आई नहीं है, उससे पहले ही उनका डिसाइड हो गया है कि वो उसको खरीदेंगे, उनका पूरा प्राइस वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ प्राइस। सो इसमें क्या है, द बायर हैज़ द ऑप्शन ऑफ रिजेक्टिंग द ऑर्डर इफ द प्राइस फिक्स्ड इन द फ्यूचर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। जैसे फर्म एट ओपनिंग प्राइस में क्या था कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इतने प्राइस में भी वो आगे जाके आएगा। चाहे जो भी प्राइस उस टाइम मार्केट में हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ऑलरेडी उन्होंने डील फाइनल कर ली कि उनको इतने प्राइस में उन्होंने डील साइन करके कि हाँ, इतना वो जो भी प्रोडक्शन होगा उनके फार्म में, जैसे मैन्युफैक्चरर से बात करिए, तो उनके फार्म में जो भी वेजिटेशन लगेगी सारी, तो जिस प्राइस पे उनका डील हुआ है, वो उस प्राइस में उसको खरीद लेंगे। चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो उसका, ठीक है? ज़्यादा भी हो या कम भी हो, ठीक है? बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ प्राइस में, एसएपी में क्या होगा, यहाँ पे बायर रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको बाद में जाके जो प्राइस अभी से डिसाइड हुआ है, वही प्राइस बाद में जाके उसको एक्सेप्टेबल नहीं हो खरीदने वाले को, तब भी वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डील हो गई तो हो गई, उसको लेना ही पड़ेगा उसी प्राइस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसको सेम प्राइस में बाद में एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो। ठीक है? ये दोनों नेगोशिएशन के टाइप हैं। नेक्स्ट हमारा है होलसेल बाइंग। होलसेल बाइंग हम सभी जानते हैं कि होलसेलर्स होते हैं जो स्मॉल वेंडर्स को, वो मतलब स्मॉल स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं वो होलसेल बायर से भी खरीदते हैं, और कुछ मतलब लार्ज
जिनकी शॉप काफ़ी बड़ी होती है, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से भी खरीदते हैं। जैसे होलसेलर के अलावा कुछ छोटी दुकानें होती हैं, छोटी शॉप्स होती हैं और कुछ होती है जो थोड़े बड़े लेवल पे उनका होता है, तो वो लोग होलसेलर से नहीं खरीदते हैं, वो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी खरीदते हैं। बट अभी हम बात करें होलसेलर्स जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के सारे स्मॉल-स्मॉल जो ऑपरेशंस हैं या स्मॉल-स्मॉल शॉप्स है वहाँ पे उनको चीज़ों को मतलब सारे स्मॉल शॉप वाले जो होलसेलर से खरीदते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे होलसेल बाइंग है। In this method, a contract is signed with a wholesaler for purchase of foods at a specific price for a future period, along with quantities required. तो यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है जितना भी होलसेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि उनको जो भी फूड परचेज़ करना है, उसका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है मतलब जैसे पूरे साल के लिए उन्होंने उनको खरीदना है, तो फ्यूचर पीरियड के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। जितनी भी क्वांटिटी चाहिए उनको, उनका पूरा पूरा लिस्टेड होता है लिस्ट में, पूरा उनका कोटेशंस के साथ वो साइन करते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो फ्यूचर में जो भी आगे जाके उनको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी डिलीवरी होगी, जितना भी मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर लार्जर ऑर्गनाइज़ेशन। अगेन ऑलरेडी हमें पता है कि स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशन बल्क में एक साथ पूरे साल के लिए नहीं आइटम मँगा सकता है या उन बड़ी डील वो लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको इतना रिक्वायरमेंट मे बी आगे जाके हो या ना हो। तो जहाँ पे जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, तो वहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो लोग ये चीज़ उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है? सो यहाँ पे सेंट्रल परचेज़ डिपार्टमेंट या कोई लार्जर ऑर्गनाइज़ेशन होगा, उन्हीं के लिए सूटेबल है। द होलसेलर कैन ऑफर मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज़ देन द नेशनल सप्लायर। ठीक है, नेशनल सप्लायर जैसे हमने बात की थी कि कोक है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है, हिमालय है या कोई भी ऐसी ब्रांड जो नेशनल लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरर है, तो उसी से सारे रिसीवर मतलब सबको रिसीव वो लोग सप्लाई करते हैं और रिसीवर उनसे रिसीव कर सकता है डायरेक्टली नेशनल सप्लायर से, ठीक है? तो ये हो सकता है क्योंकि नेशनल सप्लायर तो अब जैसे कोई चीज़ उत्तराखंड में है और वो चीज़ उनको चाहिए राजस्थान में या मतलब सारे जगह पे एकदम जल्दी से नहीं पहुँच सकती है, ठीक है? टाइम लगता है ना काफ़ी ट्रांसपोर्ट में, बट यहाँ पे क्या है होलसेलर्स होते हैं। अब मैन्युफैक्चरर से प्राइस उनको काफ़ी चीप रहता है बट होलसेलर भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स उनको देते हैं, तो इसीलिए होलसेलर्स होते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड का कोई बड़ा होलसेलर है, वहाँ से वो लोग उस चीज़ को लेंगे क्योंकि वहाँ से उनको जो आइटम रिसीव होगा वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाएगा, जल्दी से उनको मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो जब भी कॉल करेंगे, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी, वो लोग उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे और तुरंत उनको सामान मिल जाएगा। ऑलरेडी जो उनका प्राइस उन्होंने डील करी है, ठीक है? सो ये बहुत ईज़ी हो जाता है जब उनको बहुत बल्क में उनको आइटम चाहिए होता है। यूजुअली caterers tend to use a combination of manufacturer and wholesaler as a supply sources depending on the requirements। जैसा कि उनको बहुत सारा आइटम चाहिए और ज़्यादा जल्दी नहीं है उनको, तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी उस सामान का ऑर्डर उनको प्लेस कर सकते हैं और अगर उनको फ्रीक्वेंट चाहिए तो उसके लिए वो होलसेलर से भी वो खरीद सकते हैं। सो वो होता है हमारा होलसेलर बाइंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज़िंग की। बेसिकली ब्लैंकेट ऑर्डर एंड होलसेल बाइंग इज़ सेम, बट इसमें इसका एडवांटेज ब्लैंकेट ऑर्डर का एडवांटेज ये होगा कि ये हमको अपॉर्च्युनिटी देता है, ये हमारे बायर्स जो हैं उनको अपॉर्च्युनिटी देता है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस के साथ भी। ऑल्सो जैसे कि उनको अगर होलसेल में तो क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा तभी वो लोग मतलब तभी उनको ओके होता है। बट ब्लैंकेट ऑर्डर में अगर सपोज़ कभी आपको 2 केजी चाहिए, तो वो भी उनके लिए ओके होगा। कभी 10 केजी चाहिए, कभी 15 चाहिए, फिक्स नहीं है। पहले से फिक्स नहीं होगा कि कितना क्वांटिटी में उनको चाहिए। उनको जब भी अगर विदिन अ वीक चाहिए, तो उनका जो क्वांटिटी है वो ऊपर-नीचे हो सकती है। जो उनकी नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उनको वो मिल जाएगा। तो होलसेल की तरह ही है, लेकिन होलसेल में उनका क्वांटिटी ज़्यादा होता है और मोस्टली सेम रहता है ज़्यादातर। पहले से ही उनका प्लानिंग होती है कि उनको इतना-इतना उसमें चाहिए होगा, इतना-इतना टाइम बाद इतना-इतना चाहिए होगा। बट ब्लैंकेट में वो ये ऑप्शन देते हैं कि स्मॉल अगर क्वांटिटी में चाहिए तो वो भी ये फ्रीक्वेंट डिलीवरी के साथ अ, सेंड कर सकते हैं, वो जो भी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो यही है कि ब्लैंकेट ऑर्डर और होलसेल बाइंग इज़ सेम, बट यहाँ पे थोड़े एडवांटेजेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्मॉल ऑर्डर्स के लिए काफ़ी होता है। ऑल्सो यहाँ पे पेमेंट जो है वो मतलब बहुत
पेमेंट जो है वो ऑनलाइन बहुत ईज़िली हो जाता है और मल्टीपल पेमेंट्स मतलब जैसे 2 केजी चाहिए तो 2 केजी का पेमेंट अलग हो जाएगा। तो वो सारा जैसे होलसेल वाले ऐसा नहीं करेंगे, उनको उनको फिक्स होता है कि पेमेंट जस्ट या तो 6 मंथ के बाद टोटल एक साथ सारा पेमेंट हो या हर मंथ के एंड में पेमेंट हो, ये उनका फिक्स्ड होता है। वो ज़्यादा मिस अप नहीं कर सकते। बट ब्लैंकेट ऑर्डर में ये पॉसिबल है कि उन्होंने 2 केजी लिया तो 2 केजी का पेमेंट उन्होंने कर दिया या उन्होंने 10 केजी लिया तो उसका कर दिया, 15 का लिया तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे ईज़िली हो सकता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा है स्टॉकलेस परचेजिंग। नाम से ही पता चल रहा है स्टॉकलेस मतलब ज़्यादा स्टॉक वो लोग नहीं रखते हैं। सो इन दिस केस द बायर डज़ नॉट कीप द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड। जितना भी उन्होंने गुड्स मतलब जितना भी उन्होंने आइटम ऑर्डर किया, तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर अपने पास में नहीं रखते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा बेकरीज़ होती हैं, ठीक है? तो बेकरी में क्या होता है उनका मैन्युफैक्चरर फिक्स है। या तो मैन्युफैक्चरर और बेकरी जो स्टोर है वो दोनों सेम है। सेम मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी वो खुद करते हैं, जैसे केक्स बनाते हैं तो केक उनका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही है और वो सेल भी अपने स्टोर में करेंगे, ठीक है? और कुछ बेकरी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग अलग यूनिट अलग है, मतलब वो किसी से उस केक को परचेज़ करेंगे और अपने स्टोर में फिर उसको सेल करते हैं, कि बहुत सारे छोटे-छोटे बेकरीज़ होती हैं, वो खुद नहीं बनाएँगे, वो किसी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से उन्होंने डील कर रखी है और जो भी पैटीज़ जो बेक्ड समोसा होता है, पैटीज़ होता है या उनका फुटलॉन्ग है और जो भी ये रेडी प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, जिनको जस्ट हीटिंग प्रोवाइड करके सर्व करना होता है, वो सारी चीज़ें उनकी फिक्स्ड होती हैं कि पर्टिकुलर इसी मैन्युफैक्चरर से उनको लेना है और वो लोग सिर्फ़ सेल करते हैं। ठीक है? तो ये ऐसे केसेज़ के लिए होता है। सो स्टॉकलेस में क्या होगा उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड जो हमारा स्टोर है उसका उनका कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको अभी उन्होंने उनका ऑर्डर है मतलब हर महीने में उनको बहुत सारा अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 1 वीक में ही सारा एक साथ मँगा लेंगे। हो सकता है कि वो 1/4 उन्होंने मँगा लिया और अपने स्टोर में रखा है और अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो वो फिर से वापस से उन बोल देंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर भी भिजवा दो, ऐसा। मतलब ऐसा होता है कि उनको अपने स्टोर में बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना होता, तो वो उनका टाई अप इतना अच्छा होता है कि वो जब-जब उनको रिक्वायरमेंट होता है, उतना-उतना वहाँ से मँगाते रहेंगे और अपना सेल करते रहेंगे। सो काफ़ी स्मूथली ऑपरेट होता है ये, ठीक है? फॉर दिस टाइप ऑफ परचेज़िंग टू ऑपरेट स्मूथली देयर मस्ट बी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बायर एंड सेलर। जनरली स्टॉकलेस परचेज़िंग अप्लाइज़ टू ऑफ द शेल्फ, ठीक है? आइटम्स लाइक एसेंसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, मिक्सेस, snacks, biscuits, ready meals items, and so on. Such items are commonly used by other establishment as well as the general consumer, although the buyer may it at frequent intervals में, ठीक है? So frequent intervals में वीकली और इस तरीके से वो परचेज करते हैं वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और वहाँ से यहाँ पे मेनली स्टॉक की बात हो रही है कि जो स्टोर है, वो कैसे वहाँ पे स्टॉक करेगा, ठीक है? स्टॉक कैसे रखेगा वो अपने पास कि जब-जब उनको जितना चाहिए वो रख लेंगे और बाकी सारा मैन्युफैक्चरर के पास में ही होता है। दो उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया कि उनको 50 केजी उतना चाहिए, पर वो एक साथ अपनी शॉप पे 50 केजी नहीं मँगवाएँगे। जितना उनको रिक्वायरमेंट है, उतना ही वो लोग मँगवाएँगे और बाकी जब चाहिए होगा फिर से मँगवा लेंगे, ठीक है? सो ये था हमारा स्टॉक लिस्ट। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट परचेज़िंग। कॉन्ट्रैक्ट परचेज़िंग जो है हमारा ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज़िंग से बहुत सिमिलर है, except that the agreement is long term and supplier are therefore not changed frequently. Blanket order purchasing से बिल्कुल सिमिलर है except 2 things, 2 चीज़ों के अलावा वो क्या-क्या हैं जो ब्लैंकेट ऑर्डर से नहीं मिलती है, मतलब ये जो है उसका डिसिमिलैरिटी क्या है? एक तो ये है कि एग्रीमेंट इज़ लॉन्ग टर्म, मतलब एग्रीमेंट जो है लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं है। ब्लैंकेट ऑर्डर तो होलसेल की तरह था, इसलिए एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो वो चलता रहता है उनको जो भी उनको ऑर्डर चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जब उनका मन हुआ 1 महीने का उनको वहाँ से आइटम लेना है तो वो लेते रहेंगे वहाँ से नहीं लेना तो बंद हो गया, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है सप्लायर आर देयरफॉर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, मतलब ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज़िंग में सप्लायर चेंज नहीं होता था, सेम रहता था, बट यहाँ पे सप्लायर चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक तो एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म नहीं है, उनको 6 मंथ जमा, तो उन्होंने 6 मंथ तक वहाँ से सामान परचेज़ किया, उनको नहीं जमा तो उन्होंने चेंज कर लिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब जिससे मन हुआ वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेके सामान वहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया और जब उनको
नहीं ठीक लगा तो उन्होंने चेंज करके कहीं और से सामान लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रोसेस तो सिमिलर है, प्रोसेस मतलब कि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो चीज़ वहाँ से लेनी है इतनी क्वांटिटी में और इतने मनी में। बट उनको ये थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि डिलीवरीज़ विदिन 24 आवर्स में होती है। ब्लैंकेट ऑर्डर में भी ऐसे ही होती थी, 24 आवर्स में या जल्दी हो जाती थी और टाइम स्पेंड जो है वो कम होता है। तो ब्लैंकेट में तो डील होती है पहले से कि इसी होलसेलर से या सॉरी इसी वेंडर से हमको आइटम खरीदना है, तो सारी चीज़ें फिक्स्ड होती थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोग चेंज भी कर सकते हैं कि इसको हटा के किसी और को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सेम है जस्ट लाइक द ब्लैंकेट, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है वो। ज़रूरी नहीं है सेम वेंडर से ही हमको खरीदना है पूरे साल सामान और बार-बार चेंज नहीं होता है। मतलब वहाँ पे चेंज नहीं होता था ब्लैंकेट में, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है अगर उनको नहीं जमा तो। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है कि जो भी उनको आइटम्स रीऑर्डर करना है, मतलब कोई भी आइटम को बार-बार रिपीट करना है ऑर्डर को, तो वो भी पॉसिबल है और ईज़ी हो जाता है और बायर और जो सेलर है उनका टाइम ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, चलता रहता है, ठीक है? प्राइसेज़ भी लो रहते हैं, जैसे ब्लैंकेट ऑर्डर होलसेल में रहता था और लेसर कॉस्ट ऑन स्पेस होता है क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट डिलीवरीज़ होती हैं, तो एक साथ पूरे साल का बल्क में नहीं मँगाना पड़ेगा और स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एरर्स भी कम होते हैं, वेस्टेज भी कम होता है, मनी भी सेव होता है। मतलब बेनिफिट तो पूरा उन्हीं की तरह है जितना होलसेल और ब्लैंकेट ऑर्डर में था और बस फ़ायदा यहाँ का इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा है कि इनको नहीं जमा तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके किसी और को दे दिया। अब हम बात करेंगे स्मॉल ऑर्डर मेथड्स। Most of the establishment require purchase to be made which are non-recurring and involve small sums of money। मतलब छोटे-छोटे कुछ ऑर्डर्स होते हैं या हो सकता है उस ऑर्डर की हमें दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है या छोटे ऑर्डर्स के लिए इन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। सो छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है हमारा पेटी कैश सिस्टम, कैश ऑन डिलीवरी या हम बोल सकते हैं टेलीफोनिक ऑर्डरिंग, चेक पेमेंट सिस्टम। सो कैश ऑन डिलीवरी या टेलीफोनिक ऑर्डरिंग हमको पता है हमने कॉल करा, ऑर्डर के लिए प्लेस किया, वो ऑर्डर हमको रिसीव हुआ और हमने उनको कैश दे दिया। तो हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया है जैसे ही हमको ऑर्डर रिसीव हुआ, तो ये प्रोसेस खत्म, बस इतना छोटा-सा प्रोसेस होता है। और चेक पेमेंट सिस्टम होता है कि जितना भी ऑर्डर रिसीव हो रहा है या जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, उसका पेमेंट हमने चेक के थ्रू कर दिया क्योंकि छोटा-छोटा है, हो सकता है वो ऑर्डर हमको दोबारा चाहिए भी ना हो या बस कुछ चाहिए था उसको मँगवाया और चेक पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर दिया। ठीक है? तो ये स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए, स्मॉल ऑर्डर्स के लिए होता है। अब जो पेटी कैश सिस्टम है, वो क्या होता है कि जैसे कोई भी एमएनसीज़ हैं, को बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे हर कंपनी में एक परचेज़ मैनेजर होता है। परचेज़ मैनेजर की क्या ड्यूटी होती है कि जो भी छोटे-छोटे एक्सपेंसेस हैं या जो भी उनको ऑर्डर करना है, जो भी बाहर से मँगवाना है, तो उनका जो इनवॉइस है मतलब बिल वग़ैरह है, उन सबको एडमिनिस्टर करना, उनको अप्रूव करना, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको डिनाई करना, डिक्लाइन करना, ये सारी चीज़ों का काम होता है परचेज़ मैनेजर का। उसी तरह एक पेटी कैश सिस्टम होता है जो परचेज़ मैनेजर उसको हैंडल करता है। मतलब छोटे-छोटे एक्सपेंसेस के लिए, माइनर एक्सपेंसेस के लिए उस मनी को यूज़ किया जाता है। मतलब छोटे एक्सपेंसेस के लिए एक मनी अलग ही रखा जाता है ताकि वो छोटे-छोटे खर्चे जो हैं, उस मनी में से पूरे हो जाएँ। तो उसको बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम, ओके? अब एक हमारा है ऑक्शन बाइंग। फूड इज़ रेयरली बॉट थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से बहुत कम होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई फूड परचेज़ किया जाए। बट इन केस ऑफ क्लोज़र ऑफ फूड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कोई फूड एस्टेब्लिशमेंट बंद हो रहा है या मैन्युफैक्चरर जो है वो अनाउंस कर दे कि ये जो है प्रीमाइस जो भी है बंद हो रहा है, तो उस केस में ऑक्शन अनाउंस होता है, मतलब ऑक्शन होता है, नीलामी लगती है, ठीक है? तो उस प्रीमाइसेस के लिए क्या है कि फूड स्टॉक जो है वो लोग ले जाते हैं, ठीक है? मतलब वही है कि जैसे कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बंद हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो अनाउंस कर देंगे ताकि जिनको रिक्वायरमेंट है वो उन सारे मटेरियल को इतना ज़्यादा बल्क में ले जा सके, ठीक है? तो इसीलिए वो अनाउंस कर देते हैं। तो ऑक्शन बाइंग मतलब नीलामी हो जाती है कि तो नीलामी मतलब अनाउंस करने से क्या होगा कि जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो सारा आके उसको ले जाएँगे या जिन-जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होगी उनको वो चीज़ें सेल कर दी जाएँगी।